हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 5 जिसका नाम है समकालीन दक्षिण एशिया। इस चैप्टर 5 में हम लोग पार्ट 2 करने वाले हैं, यानी कि आज दूसरी क्लास होने वाली है। इससे पहले एक क्लास हो चुकी है। आप लोगों में से अगर किन्हीं बच्चों ने या हमारे किन्हीं व्यूअर्स ने नहीं देखा है तो वो जा कर के देखिएगा। उसका लिंक मैं इसे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और साथ ही साथ आप सभी को पता है कि ज्योग्राफी की भी क्लास यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है। तो पॉलिटी के साथ साथ मैं यहाँ पे ज्योग्राफी भी पढ़ा रहा हूँ। और ज्योग्राफी का जो क्लास होता है ये सोमवार को सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को, और वहीं पॉलिटी की जो क्लास होती है मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को होती है। तो आज जो है हमारी पॉलिटी की क्लास है अकॉर्डिंग टू हमारा जो शेड्यूल है, हमारा जो टाइम टेबल है इसके हिसाब से। ठीक है, शेड्यूल जो है इसके हिसाब से। और मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि इससे पहले जितनी भी क्लास हो चुकी है चैप्टर 4 तक विद क्वेश्चन आंसर, उस सब का लिंक मैं इसे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप सभी बच्चों में से बहुत सारे बच्चों को, लगभग मैक्सिमम बच्चों को अब पता हो गया होगा कि यहाँ पे जो क्लास चल रही है, जो क्लास होती है, चाहे मैं पॉलिटी की बात करूँ या आप ज्योग्राफी की बात कर लें, इसकी क्लास सिस्टमैटिक तरीके से चल रही है। पहले हम लोग चैप्टर पढ़ते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर और फिर सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। यानी कि पहले कंसेप्ट क्लियर करवाया जाएगा आपको, फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर का सेशन होगा, उसके बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर का सेशन होगा। मैं बहुत ही एफर्ट लगाता हूँ, बहुत ही कोशिश करता हूँ कि आपको बहुत ही अच्छे से समझा पाऊँ, और क्वेश्चन आंसर का सेशन भी मेरा बहुत अच्छा रहता है। आप लोगों में से बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और एक बच्चे का कमेंट था, मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाहूँगा कि वो बच्चा ज्योग्राफी के बारे में पूछ रहा था कि सर बताइए कि ज्योग्राफी में किस चैप्टर से कितने नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये मैं ज्योग्राफी वाले क्लास में क्लियर कर दूंगा आपको, लेकिन आज पॉलिटी की क्लास है तो आज पॉलिटी के बारे में बात करेंगे। हम लोग इससे पहले पाकिस्तान के बारे में, इससे पहले की जो क्लास थी उसमें पाकिस्तान के बारे में देख चुके हैं कि पाकिस्तान में कैसी लोकतांत्रिक व्यवस्था रही थी। कभी सेना का शासन था तो कभी चुनाव के द्वारा जो चुनी हुई राजनीतिक दल थी वो सत्ता में आती थी। तो कैसे करके पाकिस्तान में कैसे राजनीतिक उठापटक हुआ, इस सब के बारे में हम लोग देख चुके हैं। हम लोग समकालीन दक्षिण एशिया में जो 7 देश है उसके बारे में, जो मुख्य रूप से जो 4 देश है, 7 देश में जो 4 देश है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम पाकिस्तान के बारे में पढ़ चुके हैं। और आज जो पढ़ेंगे बांग्लादेश के बारे में और नेपाल के बारे में पढ़ने वाले हैं। आप सभी को पता होगा कि बांग्लादेश का उदय ही 1971 में हुआ था। 1971 से पहले बांग्लादेश पूर्वी पाकिस्तान का पार्ट हुआ करता था। पाकिस्तान, भारत का जब बंटवारा हुआ था 1947 में, 1947 में जब भारत का बंटवारा हुआ था, तो पाकिस्तान एक अलग राष्ट्र बना था। तो पाकिस्तान जब एक अलग राष्ट्र बना तो पाकिस्तान के 2 प्रांत थे, एक तो पश्चिमी था, ठीक था, ठीक ना? एक वेस्टर्न था और दूसरा ईस्टर्न था। यानी कि पूर्वी पाकिस्तान जिसको आज बांग्लादेश के रूप में जानते हैं, और जो पश्चिमी पाकिस्तान जिसको आज पाकिस्तान के रूप में जानते हैं। और ये जो बंटवारा हुआ था, यह भाषा के माफ कीजिएगा, जो मुस्लिम बहुसंख्यक थे उनके आधार पे हुआ था, और जहाँ हिंदू बहुसंख्यक संख्यक थे उसके आधार पे हुआ था। मुस्लिम आबादी पाकिस्तान चली गई या पाकिस्तान प्रांत चली गई, और हिंदू आबादी हिंदुस्तान आ गई थी। तो बंटवारे का आधार जो रखा गया था, धार्मिक बहुसंख्यक रखा गया था। तो पूर्वी पाकिस्तान का जो क्षेत्र बना हुआ था, जो आज का बांग्लादेश है, यह असम और बंगाल का जो हिस्सा था, इससे बना हुआ था। वर्तमान में जो बंगाल देख रहे हैं और जो असम देख रहे हैं, इस और जो बांग्लादेश देख रहे हैं, ये तीनों को मिला करके, ठीक है? ये तीनों को, ये बंगाल का हिस्सा था और ये पूरा का पूरा जो पूर्वोत्तर हिस्सा था, ये असम का था। असम के हिस्से और बंगाल के हिस्से को मिला करके पूर्वी पाकिस्तान बनाया गया था। इसलिए पूर्वी हिस्सा अलग हो गया बंगाल से, इसलिए हम लोग आज बंगाल को पश्चिम बंगाल के नाम से जानते हैं, ना कि उसका नाम बंगाल है। उसके बाद उसके बाद जो हुआ, वहाँ के लोग जो बांग्लादेश के लोग थे, मैं पूर्वी पाकिस्तान बोलूँ या बांग्लादेश बोलूँ, दोनों का अर्थ एक ही है। बांग्लादेश 1971 में बना, 1971 से पहले, यानी कि मैं बात करूँ यानी कि मैं बात करूँ 1947 से
1971 तक पूर्वी पाकिस्तान था। पूर्वी पाकिस्तान। और 1971 से जो अब तक है, इसको हम बांग्लादेश बोलेंगे। इसको हम बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। बांग्लादेश एक अलग देश के नाम से जानते हैं। जगह वही है, भौगोलिक स्थिति सेम है। वहाँ के लोगों में क्या हुआ कि जो बांग्लादेश के लोग थे, यहाँ पे उर्दू भाषा थोपने की कोशिश की गई। किसके द्वारा? पश्चिमी पाकिस्तान के राजनेताओं के द्वारा। और साथ ही साथ जो बंगाल के लोग बांग्लादेश के हिस्से में जो गए थे, और साथ ही साथ जो असम का कुछ हिस्सा ये काट करके जो बांग्लादेश बनाया गया था, तो वहाँ की संस्कृति और भाषा इससे प्रभावित हो रही थी। वहाँ के लोगों ने, जो बंगाली थे, जो असमी थे, उन्होंने इसके खिलाफ आवाज उठाया। और इसका जो नेतृत्व किया मुजब्बिर रहमान ने किया। एक नेता थे अवामी लीग के, मुजब्बिर रहमान, इन्होंने इसका नेतृत्व किया था। जो आवाज उठी थी उर्दू भाषा के खिलाफ या पाकिस्तान के दबदबे के खिलाफ। कहने के लिए ये इसको स्वायत्ता दी गई थी, पूर्वी पाकिस्तान को स्वायत्ता दी गई थी, लेकिन सब कुछ जो कंट्रोल हो रहा था ये पश्चिमी पाकिस्तान से ही कंट्रोल हो रहा था। सेना, पुलिस कह लीजिए, जो भी था, जैसे राजनयिक स्थिति जो भी थी, यानी कि ये पश्चिमी पाकिस्तान के नेता जो चाहते थे वही बांग्लादेश में हुआ करता था उस समय। उसके बाद 1970 में क्या हुआ कि चुनाव होते हैं पाकिस्तान में। ये मैंने आपको कल की क्लास में बताया था। जो पूर्वी पाकिस्तान था, ठीक है? जो पूर्वी पाकिस्तान था, पूर्वी और पश्चिमी। पूर्वी पाकिस्तान, पाकिस्तान के जो थे 2 हिस्से थे, ठीक है? पाकिस्तान के 2 हिस्से थे। एक तो था पूर्वी पाकिस्तान और दूसरा था पश्चिमी पाकिस्तान। जो पूर्वी पाकिस्तान था, जिसको बांग्लादेश कहते हैं, यहाँ पे 162 सीटों पर चुनाव लड़ा जाना था और यहाँ पे 138 सीटों पर चुनाव लड़ा जाना था। 162 सीटों में 160 सीटें जो आई थी, यह आवामी लीग को आई थी। आवामी लीग ने 160 सीटों पर जीत दर्ज की थी। वहीं 138 में से 81 सीटों पर पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी को जीत मिली थी। तो चुनाव परिणाम के हिसाब से जो सत्ता होनी चाहिए पाकिस्तान में, ये आवामी लीग की होनी चाहिए, क्योंकि 300 का आधा करेंगे तो 150 होता है और बहुमत के लिए 1 प्लस चाहिए 151। लेकिन पूर्वी पाकिस्तान में ही आवामी लीग को 160 सीट मिल गया। इसलिए आवामी लीग अब सत्ता, अपना जो है राजनीतिक सत्ता बना सकती थी, अपनी सरकार बना सकती थी। लेकिन पश्चिमी पाकिस्तान के नेताओं को और पश्चिमी पाकिस्तान के उस समय के जो जनरल थे अयूब खान, इनको ये बातें हजम नहीं हुई और इन्होंने चुनावी परिणाम को मानने से मना कर दिया। उसके बाद क्या हुआ, जब इन्होंने ऐसा किया तो लोगों की भावनाएं आहत हुई। लोगों की भावनाएं जो है ये आहत हो गई। उसके बाद अयूब खान ने क्या किया, सेना को आदेश दे दिया कि जो लोगों की भावनाएं आहत हो रही है और लोग जो आंदोलन कर रहे हैं इस वजह से कि हमें सत्ता चाहिए, इसको कुचल दिया जाए और जो आवामी लीग के नेता हैं मुजीबुर रहमान, उनको गिरफ्तार कर लिया जाए। ये पिक है मुजीबुर रहमान की। ऐसा अयूब खान ने आदेश दे दिया था। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जब ऐसा आदेश दे दिया तो सेना जबरदस्ती वहां पे क्या कर रही थी, लोगों को शांत करवाने की कोशिश कर रही थी। इस दौरान बहुत हिंसा हुई सेना के द्वारा और हजारों की संख्या में लोग मारे गए। बांग्लादेश में हजारों की संख्या में लोग मारे गए और लाखों की संख्या में, हजारों लाखों की संख्या में लोग भारत में शरणार्थी बन के रह गए। और भारत में कहाँ-कहाँ आए? पश्चिम बंगाल आए, उसके बाद ज़्यादातर पूर्वी स्टेट में गए, जो पूर्वोत्तर भारत है वहाँ पे चले गए, असम चले गए, मिज़ोरम चले गए। भारत सरकार की उस समय स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी। 1960 के दशक को, 1960 का जो दशक है भारत में, इसको खतरनाक दशक कहा जाता है। रीज़न क्या था कि 1960 के दशक में, 1960 के बाद की बात करें तो 1962 और 1965 में 2 युद्ध भारत ने लड़ा था। 1962 में चीन के साथ और 1965 में पाकिस्तान के साथ। इसके वजह से भारत की कंडीशन खराब हुई, अर्थव्यवस्था खराब हुई। जितने सारे संसाधन थे उसमें से मैक्सिमम संसाधनों का जो उपयोग किया गया,
युद्ध के सामान खरीदने में किया गया और सेना पे खर्च किया गया। इसलिए भारत की कंडीशन खराब हुई। अनाज की उपज नहीं थी, उसी दरमियान सूखा बहुत ज़्यादा देश में आ गया था, बाढ़ की समस्या थी, इस वजह से अनाज की भी पैदावार नहीं हुई थी। तो भारत उस कंडीशन में नहीं था कि हजारों लाखों लोगों को भारत में शरण दी जा सके। इसीलिए भारत सरकार ने जो अवामी लीग की मांग थी उसको समर्थन कर दिया और उसको वित्तीय सहायता यानी कि पैसा और सैन्य सहायता दी भारत सरकार ने। जब भारत सरकार ने ऐसा किया तो पाकिस्तान ने कहा कि भारत उसके अंदरूनी मसलों में, आंतरिक मसलों में हस्तक्षेप कर रहा है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था, क्योंकि बहुत सारे लोग बांग्लादेश में पाकिस्तानी सेना की क्रूरता की वजह से भारत भागने को मजबूर हुए थे। और यही कारणवश क्या हुआ, जब भारत नहीं माना तो पाकिस्तान ने भारत पे युद्ध थोप दिया, पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। और हम सभी जानते हैं जब 1971 का युद्ध हुआ तो पाकिस्तान को हार का सामना करना पड़ा और बांग्लादेश नामक एक नए राष्ट्र का उदय हुआ, यानी कि जो पूर्वी पाकिस्तान था उसको अब बांग्लादेश के नाम से जाना जाने लग गया। तो आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि क्लियर हो गया होगा आपको, क्लियर हो गया होगा। और ये जो क्षेत्र है, जो व्हाइट वाला क्षेत्र आपको पूरा दिख रहा होगा, ये बांग्लादेश है। इसको पूर्व में इसको पूर्व में पूर्वी पाकिस्तान, पूर्व मतलब पहले पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था और ये पाकिस्तान का मैप है। जब 1971 में बांग्लादेश को आज़ादी मिल गई, उसके बाद बांग्लादेश में राजनैतिक स्थिति कैसी रही, क्या राजनीतिक संकट हुए, इसके बारे में हम बात करेंगे। बांग्लादेश में का जब उदय हुआ तो बांग्लादेश ने अपने संविधान में क्या लिखा कि बांग्लादेश धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक तथा समाजवादी देश होगा। अब इसका क्या अर्थ होता है? धर्मनिरपेक्ष का अर्थ होता है कि सरकार हर तरह के धर्म को मानने वाले लोगों को मान्यता देगी। उनको किसी भी तरह से दबाव नहीं डालेगी कि आप किसी खास धर्म को अपनाएं। सरकार किसी के धर्म में हस्तक्षेप नहीं करेगी। कोई भी व्यक्ति चाहे वो किसी धर्म का हो, अपनी धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र होगा और उसका प्रचार-प्रसार कर सकता है। बेसिकली सीधा कहे एक लाइन में तो सरकार किसी भी धर्म में हस्तक्षेप नहीं करेगी, धर्मनिरपेक्ष का सीधा-सा मतलब होता है। लोकतंत्र का अर्थ होता है कि वहाँ की जो जनता है, वह सत्ता में बैठे लोगों का चुनाव करेगी। जो तंत्र है, जो शासन है, उसका चुनाव लोगों के द्वारा किया जाएगा। और समाजवादी का अर्थ होता है कि सरकार अर्थव्यवस्था पे नियंत्रण रखेगी, सरकार के पास राज्य के ज़्यादातर संसाधन होंगे और सरकार उन संसाधनों का बँटवारा समान रूप से करेगी। गरीब और अमीर के बीच की जो खाई है, ये बहुत ज़्यादा नहीं होगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो तीनों शब्द हैं, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्र और समाजवादी, इस तीनों का अर्थ आपको पता चल गया होगा। उसके बाद क्या हुआ, 4 वर्ष बाद ही 1975 में बांग्लादेश का संविधान जो था यह संशोधित किया गया। यानी कि इससे पहले बांग्लादेश में जो संविधान था यह पाकिस्तान का संविधान था, तो यहाँ पे संशोधित करके संसदीय प्रणाली अपनाई गई। संसदीय प्रणाली की जगह अध्यक्षात्मक प्रणाली अपनाई गई। अब ये क्या होता है? संसदीय प्रणाली जो होता है, जैसे नाम से ही पता चलता है कि संसद होगी, यानी कि जो कानून वगैरह बनाया जाएगा यह संसद के द्वारा बनाया जाएगा। और शासन जो होगा, यहाँ पे सरकार के जो अंग होंगे ये अलग-अलग अंग होंगे, मतलब कि लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, इस तरह से कह सकते हैं। यानी कि जैसे भारत में जो प्रणाली है अभी, ये संसदीय प्रणाली है। बांग्लादेश में ये प्रणाली थी पहले, लेकिन बाद में इसको 1975 में अध्यक्षात्मक प्रणाली कर दिया गया। अध्यक्षात्मक प्रणाली ऐसी प्रणाली होती है जो देश में जो राज्य का सर्वोच्च होता है, ठीक है? जो राज्य का मुखिया होता है और जो सरकार का मुखिया होता है, जो राज्य का मुखिया होता है, राज्य का मुखिया और सरकार का मुखिया ये एक ही व्यक्ति होगा। ये एक ही व्यक्ति होगा, लेकिन संसदीय प्रणाली में ये अलग-अलग है। संसदीय प्रणाली में जो राज्य का मुखिया है और जो सरकार का मुखिया है, ये अलग-अलग है। सरकार का मुखिया
जैसे भारत के संदर्भ में बात करें तो सरकार का मुखिया कौन है? सरकार का जो मुखिया है ये प्रधानमंत्री है, पीएम है। और वहीं जो राज्य का मुखिया है या प्रेसिडेंट है, तो संसदीय प्रणाली में अलग-अलग होता है, लेकिन अध्यक्षात्मक प्रणाली में एक ही व्यक्ति दोनों का मुखिया होता है और यही अध्यक्षात्मक प्रणाली 1975 में बांग्लादेश के द्वारा अपना ली गई। उसके बाद मुजब्बिर रहमान ने क्या किया, जब अध्यक्षात्मक प्रणाली अपना ली गई और एक ही व्यक्ति सर्वे-सर्वा हो गया, जब एक ही व्यक्ति सर्वे-सर्वा हो गया, तो मुजब्बिर रहमान ने क्या किया कि बांग्लादेश में जितनी भी और पार्टियां थी, अवामी लीग के अलावे जो भी पार्टियां थी, उन सभी पार्टी को समाप्त कर दिया गया, उन सभी राजनीतिक पार्टी को समाप्त कर दिया गया। लेकिन इसी बीच मुजब्बिर रहमान और सेना के बीच खींचतान जारी रहा, संघर्ष जारी रहा और सेना ने ही, बांग्लादेशी सेना ने ही 1975 में मुजीबुर रहमान की हत्या कर दी। जब मुजब्बिर रहमान की हत्या कर दी, उसके बाद एक जनरल हुए जिनका नाम है जियाउर रहमान। इन्होंने एक पार्टी बनाई अपनी, बांग्लादेश नेशनल पार्टी, और बांग्लादेश में 1979 का चुनाव ये जीत जाते हैं। कौन जीतते हैं? जियाउर रहमान। उसके बाद फिर इनकी भी हत्या कर दी जाती है और उसके बाद जो बनते हैं यह एचएम इरशाद, बांग्लादेश की कमान संभालते हैं, यानी कि बांग्लादेश में सर्वोच्च पद पर ये रहते हैं। जब ये सब हो रहा था घटनाक्रम, तो जनता ऊब चुकी थी कि एक्चुअल में हो क्या रहा है, किस तरह की ये प्रक्रिया चल रही है। एक तरह से कह सकते हैं नाटकीय प्रक्रिया चल रही थी। उसके बाद क्या हुआ, जनता ने आंदोलन किया, जनता ने विद्रोह किया, तो मजबूर होकर के इरशाद को, एचएम इरशाद को कुछ राजनीतिक गतिविधियों में छूट देनी पड़ी। और इसके बाद यह 1990 तक, 5 वर्षों तक, यानी कि 1990 तक राष्ट्रपति रहते हैं। 1990 में ये इस्तीफा दे देते हैं राष्ट्रपति के पद से। उसके बाद बांग्लादेश में चुनाव करवाया जाता है लोकतांत्रिक तरीके से, और 1991 के बाद बांग्लादेश में जो अब तक की जो सरकार है, ये लोकतांत्रिक तरीके से चुन करके आ रही है। यानी कि वहाँ पे प्रॉपर संविधान है और संविधान के अनुसार वहाँ पे कार्य होता है, संविधान के अनुसार सरकार वहाँ पे चलाई जाती है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, बांग्लादेश में ये कंडीशन रही थी। अब हम लोग देखते हैं नेपाल के बारे में। नेपाल का भौगोलिक स्थिति आपको पता होगा, भारत के उत्तर में नेपाल पड़ता है। ये बात आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, छठी 7वीं क्लास से। ये है नेपाल। नेपाल जो है प्राचीन समय में यह एक हिंदू राज्य था। प्राचीन समय में नेपाल जो था एक हिंदू राज्य था, ठीक? लेकिन बाद में यहाँ पर संवैधानिक राजतंत्र कायम हुआ। अब ये भला क्या है? संवैधानिक राजतंत्र जो है, यह क्या होता है? संवैधानिक राजतंत्र जो होता है, किसी भी देश में जो सर्वोच्च सत्ता होगी, वह राजा का होगा। यानी कि जो सर्वोच्च सत्ता होगा, जो सर्वोच्च पोस्ट होगा, वह राजा का होगा। लेकिन राजा भी उस देश में बनाए गए नियम कानून के द्वारा या संविधान के द्वारा ही कार्य करेगा। राजा अपनी मनमानी से कोई कार्य नहीं कर सकता है। इसलिए यहाँ पे ये संवैधानिक शब्द का यूज किया गया है। राजा तो होगा लेकिन संविधान के दायरे में रहकर काम करेगा, अपनी मनमानी नहीं कर सकता है। तो बाद में यहाँ पर क्या हुआ, संवैधानिक राजतंत्र कायम हुआ, यानी कि राजा का शासन था यहाँ पे अभी भी। उसके बाद क्या हुआ कि जो भी राजनीतिक पार्टियां थी और जो भी आम जनता थी, यह उत्तरदायी शासन की मांग कर रही थी। यानी कि कह सकते हैं कि एक तरह से लोकतंत्र की मांग कर रही थी। राजा तो उत्तरदायी नहीं होता है, लेकिन अगर उत्तरदायी सरकार होगी तो किसके प्रति उत्तरदायी होगी? जनता के प्रति उत्तरदायी होगी। और जनता के प्रति अगर उत्तरदायी होगी, तो जनता के द्वारा चुनी जाएगी सरकार, तभी तो ज़्यादा उत्तरदायी होगी। इसलिए जो वहाँ की अन्य राजनीतिक पार्टियाँ थी और जो आम जनता थी, यह उत्तरदायी सरकार की मांग कर रही थी, लेकिन राजा ने उनकी मांग को दबा दिया, उनकी मांग को सप्रेस कर दिया, और राजा का नाम था ज्ञानेंद्र। उन्हीं की पिक्चर है, राजा का नाम था ज्ञानेंद्र। लेकिन आंदोलन धीरे-धीरे बढ़ता रहा, तो मजबूर होकर के 1990 में लोकतांत्रिक संविधान की जो मांग थी, यह मान ली गई। जो लोकतांत्रिक संविधान होता है, इसमें ऐसे नियम या कानून बनाए जाते हैं, जिसकी वजह से जो राजनेता या हमारे आपके प्रतिनिधि जो चुन करके जाते हैं, वह अपनी मनमानी नहीं कर सके, वह सत्ता का दुरुपयोग नहीं कर सके। और यही बात लोकतांत्रिक संविधान की जो मान ली गई थी 1990 में, कहाँ पे? नेपाल में।
आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। मैंने बहुत ही सरल शब्दों में आपको समझाने की कोशिश की और कर भी रहा हूँ, ताकि आपको कोई चीज़ें, कोई वर्ड जो है ये टफ ना लगे। मैंने पहले ही बताया था कि जो भी वर्ड होगा, जो भी शब्द होगा, कुछ कठिन शब्द एनसीईआरटी में रहते हैं, जिसको मैं बहुत ही आसानी से सरल शब्दों में आपको बताने की कोशिश करूँगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि सेशन अगर आपको अच्छा लगता हो तो लाइक ज़रूर कीजिए। इससे क्या होता है कि मैं मोटिवेट होता हूँ और मुझे और भी अच्छे तरीके से आपको पढ़ाने में मदद मिलती है। उसके बाद क्या हुआ, जब लोकतांत्रिक संविधान की बात मान ली गई, लेकिन फिर भी जो सरकार थी वहाँ की जो सरकार थी, यानी कि लोकतांत्रिक संविधान मतलब जो लोकतंत्र कायम हुआ और संविधान के द्वारा सरकार सत्ता में आई, या जो पार्टियां थी वो सत्ता में आई, लेकिन जो कार्यकाल था ये बहुत छोटा रखा गया और समस्याओं से भरा था। क्योंकि उस समय तक संवैधानिक राजतंत्र भी कायम था। ऐसा कह सकते हैं कि राजा का प्रभाव था, और राजा जो है नीति निर्माण की प्रक्रिया में या जो भी राष्ट्र में कार्य होते थे उसमें उसका प्रभाव था, उसमें वो प्रभाव डालता था। उसके बाद 1990 में क्या हुआ, 1990 में माओवादी एक अलग ग्रुप उठे। पहले तो क्या था, राजनेता और लोग मिलकर के लोकतांत्रिक व्यवस्था की मांग कर रहे थे, लेकिन फिर माओवादी एक अलग तबका था। और माओवादी कौन थे? जो चीन की माओ तुंग की सरकार थे, चीन के जो माओ नेता थे, माओ तुसंग, माओ, ठीक है, एक नेता हुए चीन में, जिन्होंने साम्यवादी और समाजवादी व्यवस्था के बदौलत चीन में चीनी क्रांति लाई थी। और यह कहते थे कि इस क्रांति को लाने के लिए हथियार उठाने की ज़रूरत पड़ेगी, और उन्होंने हथियार का रास्ता चुना था। इन्हीं के विचारों से प्रभावित थे कुछ लोग, जिनको माओवादी कहा जाता है। तो नेपाल में जो माओवादी थे, उन्होंने नेपाल के अनेक हिस्सों पे अपना प्रभाव जमा लिया। उसके बाद अब क्या हो गया, नेपाल में त्रिकोणीय संघर्ष हो गया। एक तरफ क्या थी? त्रिकोणीय संघर्ष। एक तरफ सेना, राजा की सेना, एक तरफ राजनेता या आम जनता कह सकते हैं, जो लोकतांत्रिक तरीका चाह रहे थे, ठीक है? जो लोकतांत्रिक समर्थक थे, लोकतांत्रिक समर्थक थे। और तीसरी तरफ कौन थे? तीसरी तरफ थे जो माओवादी, माओवादी। इनके बीच क्या होता है कि त्रिकोणीय संघर्ष हो गया, यानी कि तीनों आपस में लड़ पड़े कि सत्ता हम चलाएंगे, देश हम चलाएंगे, तो देश हम चलाएंगे। जब ये हो रहा था तो मजबूर होकर के राजा ने फिर से क्या कर दिया, संसद को भंग कर दिया। जिस व्यवस्था को 1990 में लागू की गई थी, लोकतांत्रिक संविधान की बात मांग ली गई थी, उसको 2002 में राजा के द्वारा भंग कर दिया गया। लेकिन फिर से ये मांगे उठनी बंद नहीं हुई, ये मांगे फिर से उठती रही, और बाध्य होकर के 2006 में राजा को क्या करना पड़ा कि संसद को पुनः बहाल करना पड़ा। यहाँ तक आपको कहानी क्लियर हो गया होगा कि कैसे-कैसे नेपाल में राजतंत्र था, फिर किस तरह से यहाँ पे लोकतंत्र कायम हुआ, या जो भी प्रोसेस थी, जो भी कहानी थी, मैंने आपको बताया है। तो आपको, आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। यह आंदोलन जो था बाद में, यह आंदोलन जो था, यानी कि जो त्रिकोणीय संघर्ष हो रहा था, यह मोटे तौर पे ऐसा कहा जा सकता है, मोटा-मोटी तौर पे अहिंसक था। हालाँकि हिंसा हुई, लेकिन उतनी ज़्यादा नहीं हुई कि इसको हिंसक आंदोलन कहा जाए। अहिंसक रहा, और 7 दलों का एक गठबंधन था। उसके बाद इसमें कौन-कौन से थे? 7 दलों का, 7 राजनीतिक दलों का गठबंधन। माओवादी और कुछ सामाजिक कार्यकर्ता थे, जो नेपाल में लोकतंत्र को प्रोत्साहित कर रहे थे, ऐसा चाह रहे थे कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था कायम हो। उसके बाद नेपाल में, नेपाल का संविधान लिखने के लिए संविधान सभा का गठन हुआ। जैसे भारत में भी क्या हुआ था, संविधान सभा का गठन हुआ था। 2008 में नेपाल में लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना होती है, और 2015 से नेपाल में एक नया संविधान अपनाया गया। अब ये जो शब्द है लोकतांत्रिक गणराज्य, तो गणराज्य का अर्थ होता है, गण का अर्थ अर्थ होता है लोग, लोग, और राज्य का अर्थ, राज का अर्थ आप राज्य से कह लीजिए, देश से कह लीजिए, राष्ट्र से कह लीजिए, या रियासत से कह लीजिए, कुछ भी कह सकते हैं। शायद आपको नहीं दिख रहा होगा। तो जिस देश या जिस राष्ट्र की जो सर्वोच्च सत्ता है, लोगों के द्वारा चुनी जाती हो, उसको गणराज्य कहेंगे। जैसे भारत एक गणराज्य है, भारत की जो सर्वोच्च सत्ता है,
राष्ट्रपति यह लोगों के द्वारा चुनी जाती है। राष्ट्रपति जो चुने जाते हैं लोगों के द्वारा। अब आप कहेंगे सर राष्ट्रपति की जो चुनाव की प्रक्रिया है इसमें आम आदमी कहाँ भाग लेता है? तो राष्ट्रपति की चुनाव की प्रक्रिया में लोकसभा के मेंबर, राज्यसभा के मेंबर और जो राज्य के विधान सभाओं के जो मेंबर हैं, यह पार्टिसिपेट करते हैं, यह भाग लेते हैं और इन सबको कहीं न कहीं हम लोग डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से चुनते हैं और यही सब मिलकर के राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि भारत एक गणराज्य है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मैंने बहुत ही आसान शब्दों में आपको समझाने की कोशिश की है। तो सेशन आपको जैसा भी लगे कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मैं कमेंट आपके ज़रूर पढ़ता हूँ। सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग देखते ज़रूर हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। सब्सक्राइब करने से बेनिफिट होगा कि आपको कंटिन्यू क्लास का पता चलेगा और साथ ही साथ नोटिफ़िकेशन भी आपको मिलता रहेगा कि कौन से दिन कौन सी क्लास है। और साथ ही साथ हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी जॉइन कीजिए ताकि आपको नोटिफ़िकेशन और अदर पीडीएफ जो मुझे शेयर करना होगा वो मैं टेलीग्राम के माध्यम से आपको शेयर कर पाऊँगा। तो सेशन को आज इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं अपने अगले सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।